जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज का आगाज करेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट से, यानी जो अभी विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं, किस तरीके से बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देता है। हम इस वीडियो में लगभग क्या है 20-20, 10-10, 15-15 क्वेश्चंस देखेंगे। और याद रखना है, पर्यावरण, हिंदी, बाल विकास, गणित पूरे यूट्यूब पर पहली बार। पेपर फर्स्ट को हम खत्म करेंगे। क्वेश्चंस का हम एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जिसमें यूट्यूब पर यूनिक तरीका, यानी हर सब्जेक्ट के मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सी टेट कैसे प्रश्न पूछता है, अगर आज ये आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम को आपको क्रैक करने से कोई रोक सकता है। तो चलिए, कंसंट्रेशन बना लीजिएगा। वीडियो सुपर फास्ट तरीके से अपनी लैब पकड़ने वाली है, रफ्तार पकड़ने वाली है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा कि फ्लैनर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। पहली बात मैं बता दूं कि ऑनलाइन परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक माउस होता है, ऑनलाइन पे ऑप्शन, स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, क्लिक करना है, आगे नेक्स्ट कर देना है, वो भी हम बता देंगे। फिलहाल क्वेश्चन पर चलते हैं, बताते बताते चलते हैं। फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ये फ्लैनल बोर्ड क्या होता है आपको पता है, आपने खूब देखा है, आपने यूज भी किया है, या देखा तो होगा ही होगा। चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, या फिर किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। आंसर बेटा डी चला जाएगा। क्यों डी चला जाएगा? ये फ्लैनल बोर्ड होता क्या है, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, आप जब जाते हो मूवी देखने, या आप जब जाते हो, पहले ऑनलाइन क्लास होती, ऑफलाइन क्लासेस में आप जाते होगे तो एक शेड्यूल चिपका होता था। यही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रीन कलर का एक कैसा कपड़े का एक दरी टाइप का एक बोर्ड में लगा होता है, और उसी में पिन होते हैं आपके सारे पॉइंट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, किसी भी चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने के लिए, या फिर किसी चीज को अच्छी तरीके से बताने के लिए। यहाँ एक चीज देख रहे हो, लैंड एनिमल एक तरफ है और वाटर एनिमल एक तरफ है, यानी जमीन पर रहने वाले पशु दिख रहे हैं और वाटर में रहने वाले पशु दिख रहे हैं। इनको कहाँ दर्शाया गया है? इस ग्रीन लेवल पर दर्शाया गया है। यही है एक फ्लैनल बोर्ड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बहुत बढ़िया। यदि पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेहनत तो लगती है। कशेरुकी जो है ये पहचाने जाते हैं। एक आपने देखा होगा अकशेरुकी, एक होते हैं कशेरुकी। ये कशेरुकी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, गलत होंगे, बिल्कुल होंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता क्या है। देखिएगा, जब भी हम कशेरुकी की बात करें तो दोस्तों ये होते हैं क्या, रीढ़ की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम चित्र में देखें तो कुछ इस तरीके से कि जिन पशु और जिन पक्षियों के, ध्यान दीजिएगा मैं कहता हूं फिर से, जिनके भी आपके रीढ़ की हड्डियां होती हैं वही कशेरुकी कहलाते हैं। ये दिमाग में बैठा लो। हर रीढ़ की हड्डी वाला जीव, हर रीढ़ की हड्डी वाला जीव, देखिए सबके रीढ़ है, सबके रीढ़ है, चाहे वो शुतुरमुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़ा ही पक्षी क्यों ना हो। यहाँ पर देखिएगा, हर रीढ़ वाला जानवर क्या कहलाएगा? कशेरुकी कहलाएगा। आंसर 2 हो जाएगा। बढ़िया, चलते हैं। देखिएगा, सीडीपी भी मिक्सअप में मिलेगी, ईवीएस मिक्सअप में मिलेगी, इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट ईवीएस और हिंदी पेडागोजी मिक्सअप में मिलेगी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी मिक्सअप में मिलेंगे। वीडियो यहाँ तीसरे नंबर पर आ चुकी है। कह रहा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो क्लासरूम में एक्टिविटीज होती हैं पढ़ने के साथ साथ, उनमें क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, या मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है वो किसके साथ चला जाएगा? मैं कह सकता हूं आंसर डी सबसे बेस्ट हो जाएगा। अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना। अनुशासनहीनता का मतलब है, यहाँ पर यह साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर अनुशासनहीनता है उसका निदान कैसे किया जा सकता है, कुछ पता नहीं है। हो सकता है दंड के माध्यम से, हो सकता है प्यार के माध्यम से, हो सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ नहीं है कुछ, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ विद्यार्थियों को उन्नतशील, इसका मतलब क्या है? अलग करने की बात, छोड़ना एक निगेटिव पॉइंट है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। बेटा, स्कैफोल्डिंग की बात करूं दोस्तों तो आंसर क्या होगा बताइए?
बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं आज 8 बजे आपके लिए क्लास लाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपका जो मन है ना वो बड़ा चंचल है, आप भागते बहुत हो। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है कि अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। अगर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका फोल्डिंग यूज होता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में यूज होता है क्या? कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना, जिसको जेडपीडी का सिद्धांत कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, अंतस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उसी में जब अस्थायी सहयोग वर्ण आए तो समझ लेना इसका फोल्डिंग हो जाएगा, जिसको पाड़ या ढांचा कहा जाता है। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? जो शीत प्रधान देश होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वहां पर जो ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स होते हैं ना, उसमें एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के ईवीएस सेक्शन से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के बदलते पैटर्न से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और बहुत हाईवी क्वेश्चन नहीं है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बेटा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जाम में रेडिएटर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है, क्या कहलाती है? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा, सैद्धांतिक गुण कैसे मापे जा सकते हैं एक बच्चे के अंदर, ये आपको पता है। देखिए, बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन कराऊंगा, चिंदी प्रश्न कराने का कोई मतलब नहीं है। वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको सैद्धांतिक गुण मापने हैं तो यह अपसारी वैधता की बात हो गई होगी, यानी अभिसारी वैधता का मतलब होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। जब आप सैद्धांतिक गुणों की बात करते हो, उनको मापित करते हो, तो यहाँ पर अभिसारी वैधता मापी जाती है, अभिसारी वैधता कहा जाता है। जब ये देखा जाता है कि बच्चा सृजनशील से रिलेट करता है, तो उसको हम रचनात्मकता से जोड़ते हैं, उसको हम अपसारी चिंतन से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? सुंदर सा प्रश्न है, सुंदर से बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे की जब भी बात होती है तो जीन पियाजे, यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट सिद्धांत को देखते हैं तो उन्होंने अपने सिद्धांत को 4 तरीकों में, यानी 4 भागों में बांटा हुआ है। उसी भाग में पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था ये है, और तीसरी अवस्था अगर देखा जाए कौन सी है, तीसरी अवस्था इसमें नहीं दी गई है। औपचारिक और अमूर्त एक ही बात होती है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं कह दूं कि तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक होती है और चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक। फिलहाल राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चला जाएगा। इसकी जो एज होती है 2 से 7 साल होती है, ये भी आप सभी को जानना है। और स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, ये भी लीजिएगा। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है बेटा। चलिए, जाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के हिस्से में पाई ही जाती है। ये पौधों की कौन सी प्रजाति है? देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे या फिर आप अगर अंदाजेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि क्वेश्चन कठिन हो सकता है। क्या हो सकता है? थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि यह कठिन हो सकता है। अगर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में साफ साफ ये नहीं मेंशन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स नामक एक प्रजाति होती है, कोई एक्स नामक एक क्या है? प्रजाति है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यह क्या करती है? यह जो है 22 हिस्से में, कोई एक भारत है, भारत एक देश है, और ये इस 22 हिस्से में मान लो यहाँ पर ये जो है उत्पन्न होती है, तो 22 हिस्से में ही यह जो है उगती है, बाद बाकी नहीं, केवल भारत के 22 हिस्से में। तो मतलब इसको कहा जाता है स्थानीय। स्थानीय का मतलब क्या होता है? स्थानीय का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी चीज विशेष स्थान पर, एक ही स्थान पर, उसका स्थान बिल्कुल क्या हो? एग्जैक्ट हो। लोकेटेड की मतलब बात यह है कि भैया ये चीज यहीं पर पाई जाएगी, तो यहीं पर पैदा होगी। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि केवल भारत के 22 हिस्से में पाई जाए तो यह स्थानीय हो जाएगी। और स्थानीय का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज एक विशेष स्थान पर उगती है। चलो,
नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सृजनात्मकता का पोषण करता है कि क्या प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान है। सृजनात्मकता होती क्या है कि जो बच्चा एक अलग क्रिएटिव कार्य करता है वही सृजनात्मकता है। 9 नंबर में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे अंतर्जात जो प्रतिभाएं होंगी उसमें अगर अवसर उपलब्ध आप करा देते हो तो इससे बढ़िया ऑप्शन कैसे हो सकता है। आंसर हमारा ए सबसे बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। 10 नंबर दोस्तों कह रहा है कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल को बढ़ाए, या फिर यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि जो भाषा है ना ये अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि बेटा ध्यान दीजिएगा कि यह जो भाषा है ना ये चेंज होती रहती है और यह नए विचार जो है और संभावनाएं उत्पन्न कराने में सक्षम होती है। तो जब हम इस तरीके का क्रिएटिव आंसर देखेंगे देखिए पैडागोजी जो होती है वो एक बेहतरीन आंसर मांगती है आपसे। और पैडागोजी कॉन्सेप्ट हमेशा सकारात्मक आपके थॉट से ही सॉल्व होती है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। कभी भी एग्जाम में आप बैठने जाएंगे या जाएंगी तो हमें क्या करना है कि अपना निगेटिव माइंड नहीं यूज करना है, ये याद रखना है। 11 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप ब्रिलियंट हैं, आप किस तरीके से कार्य करेंगे, कोशिश करिएगा आंसर देने की। 11 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में 11 नंबर कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। क्या बात है, ऐसा काश होता। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे या फिर प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं, क्या बदल देंगे। तो ये सभी आंसर हमारे कट जाएंगे और आंसर केवल सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर बच्चा मन नहीं लगा रहा है, रुचि नहीं ले रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, तो आप रोचक बनाएंगे, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग, जो भी संभव होगा आप करेंगे बच्चों के लिए। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों ईवीएस सेक्टर से। और ईवीएस कहता है क्या? ईवीएस ये कहता है कि एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो? यह क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो 99% बच्चे गलत करेंगे, लेकिन अगर देखोगे तो मुझे ये लगता है कि 2 आंसर तो आप काट ही सकते हो, 2 ऑप्शन तो आप काट ही सकते हो। आप कहोगे या तो सर बी होगा, या तो आप सर कहोगे सी होगा, या तो आप कहोगे सर ए होगा, या तो आप कहोगे डी होगा। कुछ कुछ तो ऐसा करिए जो क्रिएटिव लगे, है ना। क्योंकि अगर ये कह रहा सिकंदरा जाएगा, सिकंदरा कैसे जाएगा? देखिएगा, हमसे कह रहा है कि एक आदमी क्या कह रहा है, एक आदमी यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद करता है, ठीक है ना, और उसमें वह जा सकता है औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में। मतलब कह रहा है, देखिएगा, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। क्वेश्चन में साफ साफ इंडिकेट है कि जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में जा रहा हो, मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है कि वो पूर्व दिशा में ही जाएगा। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में वो कहां जा सकता है? औरंगाबाद कहां पर है? तो औरंगाबाद भैया महाराष्ट्र में पड़ता है क्या? अगर वो महाराष्ट्र से पूर्व की दिशा में जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, कहां कैसे जाएगा? देखिएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे तो जाएगा नहीं। और सिकंदरा का किला जो होता है ये कहां पर पड़ता है? ये आपका आगरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो ये तो नॉर्थ हो गया, तो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम मुन्नार को देखेंगे दोस्तों, भाई मुन्नार को अगर देखेंगे तो ये मुन्नार कहाँ है? ये केरल में है, तो वो ऐसे भी नहीं जाएगा, तो मुन्नार भी नहीं जाएगा। एयरकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये एयरकॉर्ड कहां पर है? अगर एयरकॉर्ड आता है तो एयरकॉर्ड दोस्तों ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये भी नहीं जाएगा। हाँ,
चिल्का झील है उड़ीसा में, तो आपको पता है, ये देखिएगा उड़ीसा में, और उड़ीसा यहाँ पर आ रहा है, और उड़ीसा जब यहाँ पर आ रहा है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन का तरीका होता है, मानचित्र से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता है तो आपके मानचित्र वाला पॉइंट हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है, मानचित्र वाला पॉइंट हम सॉल्व करा देंगे। चलो, जब शिक्षक शिक्षार्थियों से पूछता है कि वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक के द्वारा यह पूछा गया प्रश्न ये कैसा होगा? तो मैं ये कहता हूं कि देखिएगा कौन से निगेटिव आंसर हो सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि ये नियंत्रित, एक नियंत्रण में बोलने वाला बच्चा, ये झूठ उसी श्रेणी में आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर ये है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़े से घबराना नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? जैसे इमरान खान नहीं कहते हैं आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना, तो आपने घबराना नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 14 को आंसर में तब्दील कर दीजिएगा। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकते हैं और पुनरावृत्ति कार्य आसानी से कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक से प्राप्त पूर्ण ज्ञान व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है, और अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक वाला आंसर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिएगा अधिक उपयोगिता नहीं होती है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर इतनी ही पाठ्य पुस्तक जरूरी होती तो फिर समाज क्यों बनता? समाज में बच्चा क्यों सीखता? विद्यालय से आता हुआ बच्चा ग्राउंड में क्यों जाता? तो पूर्ण व्यवहारिक नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है एनसीएफ 2005 में कि पाठ्य पुस्तक के अलावा बच्चे को बाहरी दुनिया से भी जोड़ो। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो पूर्ण व्यवहारिक नहीं होता है, हाँ पाठ्य पुस्तक से ज्ञान मिलता है। चलिए अगले फैक्ट पर आएंगे। फैक्ट कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 15 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? सामाजिकरण के न्यूनीकरण की बात जब भी हम करते हैं तो सामाजिकरण क्या होता है? तो सामाजिकरण की बात अगर की जाए, देखिए कह रहा है कि 14 नंबर का डी, सर ये 14 नंबर का डी कह रहा है कि नहीं होगा। अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, तो सही तो है। हमसे पूछा था कौन सा अनुचित होगा। पाठ्य पुस्तक तो हमेशा ऐसी होती हैं जो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। बिल्कुल सही है, तीनों सही है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये गलत है। नेक्स्ट, कैसे हो जाएगा भाई? तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो क्या? पाठ्य पुस्तक का मतलब तुम लोगों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि बहुत से लोग कहते होंगे किताबी कीड़ा, किताबी ज्ञान मत। भाई किताब को तो रटा जा सकता है पूरी तरीके से। आपने सुना भी होगा 14 नंबर पेज पर देख लेना, दूसरी लाइन में ये लिखा है, मतलब रटा हुआ है। हमेशा चीजों को समझिएगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 15 नंबर का जो आंसर होगा सार्वभौमिक शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। आइए दोस्तों एक सुलेखा से प्रश्न करते हैं कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि यह दोस्तों हिंदी पेडागोजी का आंसर है। बताइएगा, क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? देखिएगा, कह रहा है कि सुलेखा एक बच्ची है, पाठ को पढ़ाते हुए, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए, यानी सुलेखा एक बच्ची मान लो या फिर टीचर मान लो। यहाँ तो लग रहा है कि भाई टीचर है, पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए होता तो मुझे लगता कि एक बार बच्ची मान लेते। पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि दोस्तों यार भ्रम तो उसको होगा ना जो एक बच्चा होगा, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर पढ़ते हुए होना चाहिए। क्लियर है? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, उसे अक्षरों में पहचान में भ्रम होता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, वो हो जाएगा वह पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। जीवन को जिंदगी पढ़ने का मतलब केवल यही है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। बताइए दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना,
केवल अक्षर पहचान पढ़ना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भ युक्त जो है अर्थ ग्रहण करना, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। यानी अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हो, क्या है, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का मतलब ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ते चले जाओगे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो संदर्भ युक्त जो है उसका भाई संदर्भ और अर्थ भी समझ लो कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए, और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। चलिए 18 नंबर देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, खाली स्थान में आपको भरना है। क्या उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को उखाड़ देंगे या उखाड़ देंगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। डॉट डॉट एक सार्वजनिक क्षमता है। क्या एक सार्वजनिक क्षमता है? आपने, अरे आप कहोगे सर एक सार्वजनिक क्षमता है। डॉट डॉट एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी दोस्तों वातावरण के साथ समायोजन करेगा तो बुद्धि हो जाएगा। निर्देशन बेटा कतई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बुद्धि एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी ही कैपेसिटी है जो आपको क्या करती है, अच्छे और बुरे का फर्क समझाती है, इन्वायरमेंट में आपको प्रभावी ढंग से समायोजन करने में इंडिकेट करती है, और विवेकशील चिंतन कराता है। ये देखिएगा, विवेकशील चिंतन कैसे करेंगे आप, क्या बताइए, इनसे कर सकते हो? नहीं दोस्तों, आंसर केवल ए जाएगा, ए फॉर अजमेर। अगले फैक्ट पर आएंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। हाँ, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं पाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ अगर देखा जाए 19 नंबर में तो साफ साफ है कि भाई वे शारीरिक ताप में वे सांस नहीं ले पाती हैं, और सांस अगर नहीं ले पाती हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाएगी तो बची जाएंगी यार। तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर, बताइएगा फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। 20-22 प्रश्न है, 20-22 प्रश्न और बचे हुए हैं, मतलब 50 से 55 प्रश्न है। वीडियो तो शुरू हुई है, और 50 से 55 प्रश्न में हिंदी भी है, ईवीएस भी है, हिंदी पेडागोजी भी है, ईवीएस की पेडागोजी भी है, मैथ की पेडागोजी भी आपको भी कराएंगे, है ना, लास्ट में मैथ की पेडागोजी कराएंगे, और आपकी सीडीपी की पेडागोजी चली रही है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो दोस्तों ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एक क्वेश्चन लेते हैं कथन से, क्योंकि कथन भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कथन से। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है। प्रतिभावान लड़की जो है घर में बैठना पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन किसका है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताओ किसको लॉक किया जाए? प्रतिभावान अगर लड़की होगी, घर में बैठेगी और अधिक क्रियाशील रहेगी, झगड़ेगी भी बहुत, है ना, जूता चप्पल चल जाएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, ट्रो एंड ट्रो का कथन है। ट्रो एंड ट्रो का कथन है, मतलब ट्रो एंड ट्रो पर बीती बहुत है। झगड़ालू से ये लग रहा है कि ट्रो एंड ट्रो बहुत जो है पीटे गए हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 22 नंबर, मतलब अपनी बहन से। चलो नेक्स्ट। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? आपको कमेंट करना है, बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह जो है विचार है नाओम चॉम्स्की का है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया है? नाओम चॉम्स्की ने दिया है। ये भी आपको याद रखना है, चॉम्स्की ने दिया है। अगले फैक्ट 23 नंबर पर बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जो आपकी एजुकेशन होती है ना समावेशी वाली, ये होती है दोस्तों कि एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो।
फिलहाल अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, क्यों किया जाता है बताइएगा। इसलिए किया जाता है दोस्तों कि बाधित और अक्षम बालक भी आ जाएं, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक भी आ जाएं और अधिगम में असमर्थ बालक भी आ जाएं, मतलब सभी प्रकार के बालक, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि ऑल कैटेगरी के जो चाइल्ड है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो। अगले फैक्ट पर आएंगे, भाई वीडियो को लाइक कर देना। मुझे लगता है कि आप बहुत होशियार हो, मुझे ये भी लगता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने रियल क्वेश्चन पेपर को एग्जाम में उठा देंगे, लेकिन आज ये आपको बताने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है ऑनलाइन। ये आता है। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि क्या आप अंतर्मुखी रहना चाहते हो या बहिर्मुखी? तो हर बच्चा कहना चाहेगा कि अरे हम तो बहिर्मुखी रहना चाहेंगे। पेडागोजी भी कुछ इसी तरीके का आंसर मांगती है। अब देखिएगा इनमें सभी आंसर लगभग ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। अगर इस क्वेश्चन में ए और डी में कंपैरिजन करें तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुमुखी व्यक्तित्व का जो है विकास बेहतरीन हो जाएगा, आंसर लेकर आएगा। 25 नंबर देखिए, जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। बहुत से आपके मित्र होंगे तो आपसे कहते होंगे अरे मुझे तो गणित में महारत हासिल है, मुझे तो भूगोल में महारत हासिल है, कोई भी क्वेश्चन पूछो। फिलहाल जब हम आप प्रशिक्षण लेवल की बात करें, जब हम प्राइमरी स्तर की बात करें, तो हम उसको परखते हैं उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है क्या? उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चे ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका स्तर वाकई में सही है। क्या स्तर वाकई में सही है? तब उसकी उपलब्धि का परीक्षण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। खेल का एक लाभ यह भी है कि बे, अब आगे आपको बे में भरना है, और ये क्या है कि बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, क्या? खेल। बालकों को घर से बाहर रखते हैं, क्या? खेल। अवकाश काल के उत्तम उपयोग के लिए प्रोन्नत करता है, क्या? खेल। विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि खेल का यह लाभ भी है, क्या? कि जो बच्चे हैं ना, बे का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं खेल रहे हैं इस खेल को। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि अवकाश काल के उत्तम उपयोग के प्रोन्नत हैं। सिंपल सी बात है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नाम रोशन नहीं कर सकते हैं एक बार, ठीक है ना। अनुशासित करना सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बालकों को बाहर रखना सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो जो खाली समय होता है, हमने देखा होगा कि लंच बॉक्स में, अगर हम लंच डे में हम देखते होंगे कि जो लंच का टाइम होता है उसमें हम लोग खेलते थे, उसमें लंच भी हो जाता था और बच्चों को एक क्रीड़ा स्थल भी मिल जाता था, खेलने के लिए समय भी मिल जाता था और काम भी हो जाता था। मानसिक तनाव जो होता था वो थोड़ी देर के लिए खत्म भी हो जाता था, बच्चा फिर से आके पढ़ने लगते थे। निम्नलिखित में अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम सार्वभौमिक एवं जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही बात है। गर्भावस्था से लेकर हम जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है ना। विकास के संदर्भ में अगर बात करें, और अधिगम का मतलब हम थोड़ा सा लेट जोड़ लेते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जिसको हम पैदा होने के बाद सीखते हैं। अधिगम विकास एवं परिवर्तन जो है दोनों है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम विकास एवं परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय होता है। कोई भी चीज आप कर रहे हो उसका एक उद्देश्य होता है, और पूरी तरीके से जब उसको कर लेते हो तो उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत लेवल का क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। यह गलत हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तित्व मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, और सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो अंतः संबंधित वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास, भैया अगर शारीरिक विकास ही नहीं अच्छा रहेगा, शरीर का संतुलन ही नहीं रहेगा, शरीर में कोई बीमारी है, तो आप कैसे सीखेंगे? बताइए कैसे आपका विकास धीमी गति से होगा, मंद गति से होगा? बिल्कुल होगा। अगला 29 नंबर है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्राथमिक स्तर में यूज करने वाला एक ऐसा
पॉइंट है जिसको कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच को कहा जाता है तार वाली भाषा। तार वाली भाषा का मतलब होता है कि जो मुख्य अर्थ को व्यक्त करने के लिए संज्ञा, क्रिया विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति, मतलब दो शब्दों से जितने भी शब्द बनते हैं उनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी तकनीक है जिसको कहा गया दोस्तों तार वाली भाषा। और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 30 नंबर देखिएगा, प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास विधियां अति आवश्यक हैं, अधिक सहायक हैं। अगर देखा जाए प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होंगी, तो अगर देखा जाए दोस्तों इस क्वेश्चन में 30 नंबर में, तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? सुनना बोलना। अब देखिए सुनना बोलना कैसे हो सकता है? कहानी कथन और श्रुतलेख। श्रुतलेख कहानी कथन हो सकता है, बिल्कुल सही बात। कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। अधिक सहायक पूछा है, अधिक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भूमिका निर्वहन, ये भी हो सकता है। रोल प्ले, जब हम मंच पर कोई काम करते हैं, राम का पाठ निभा रहे हैं, रावण का पाठ निभा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा यूनिक चीज हम कर रहे हैं, किसी का हम रोल अदा कर रहे हैं, टीवी धारावाहिक आपने देखे होंगे। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, इन सभी से बेस्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बातचीत करने में जो सुनना और बोलना आएगा, उसका कौशल आएगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आएगा 31 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, या फिर ऑल एबव। उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, आपको बताना है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सुधार करना है, त्रुटियों को दूर करना है, आत्मविश्वास जगाना है, तीनों पॉजिटिव है। तो मैं ऑप्शन नंबर अगर डी ले लेता हूं तो क्या दिक्कत है? क्या नहीं होनी चाहिए। आते हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा बहुत बढ़िया, जबरदस्त दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा 33 और 34। 32 नंबर देखिएगा क्या है। 32 नंबर देखिए, क्वेश्चन का स्तर कैसा लग रहा है आपको? एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन का स्तर बताइए फटाफट। चलो, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? हमने कहा भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। भाई अलंकारिक प्रयोग, केवल अलंकारिक प्रयोग करोगे और कुछ भाषा में आता ही नहीं है ना? तो सिंपल सी बात है कि हमें केवल एक ही चीज थोड़ी ना कि अलंकार का मतलब है कि अलंकारिक प्रयोग ही ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगले फैक्ट पर आइएगा, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ये हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, 33 नंबर का आंसर है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किस विषय की सामान्य समझ की जांच। सामान्य समझ का मतलब क्या होता है? सामान्य समझ का मतलब आपको पता है? सामान्य समझ, सामान्य समझ का मतलब होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र का ऊपरी ऊपरी ज्ञान अगर आपको पता है तो उसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से हम देख लेंगे। छोटा सा प्रश्न हमने किया, उसका तुरंत आपने एक शब्द में आंसर दे दिया, है ना? मैंने कहा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तुरंत आपने आंसर दे दिया। हमने 4 ऑप्शन तो दिए नहीं है ना? तो इसलिए हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर लॉक किया है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा गलत लग रहा है। गलत लग रहा है मतलब गलत लिखा नहीं गया, क्वेश्चन ऐसा ही है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, बल्कि होना क्या चाहिए था, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः एक लड़की है शर्मिला, यह जो है शर्मिला कह रही है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ये कह रही है, कहने का मतलब क्या है? संकेत करता है, भाषा प्रयोग करना नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ न होना। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसे क्वेश्चन की बात करी जाए तो उसमें ये कतई नहीं कहना है कि बच्चे को कुछ आता नहीं है। पेडागोजी में, सीटेट में जब भी आप आंसर लगाएं परीक्षा हल में, तो ये कतई नहीं कहना है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। ना ये लगाना है, ना ये लगाना है। समझ लो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, भले ही बच्चा ना पढ़ पाए, लेकिन आपको नहीं करना है। नियमों का अति सामान्यकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, चलो,
चलो भाई, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हम लोगों के जमाने में जब हम पढ़ते थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता था कि अगर त्रुटि हो रही है तो उसको पीट दो ढंग से, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक हिस्सा होती है, बच्चा गलत कर रहा है, बच्चे को मारना नहीं है बेटा, तुम भगवान हो। अगला क्वेश्चन आ जाइए। खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, किसान का मित्र कहलाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि किसान का जो मित्र कहलाता है वो क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, ये रीजन बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि छोटे कीटों को खाकर फसल को उन्हें सुरक्षित रखता है। क्या ये हो सकता है, आप ही बताओ। नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सिंपल सी है कि कहीं ना कहीं क्या है, 36 नंबर में ये ऑप्शन से बेस्ट होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि केचुओं को किसान का मित्र इसीलिए कहा जाता है कि वो उर्वरकता को बढ़ाता है, और भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी तो फसल की मात्रा अधिक होगी, उपज बढ़िया होगी, जबरदस्त होगी, खाद का कम प्रयोग होगा, है ना, उपज अच्छी हो जाएगी। उर्वरकता बढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है कि अगर खेतों में केचुआ ज्यादा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण पेडागोजी है, आपको लॉक करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आप ठोक देंगे, बताइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिले। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा किसी और की ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को अपने वाह व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं देना चाहिए। अगर मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर आपने सी डी क्या है, सी और बी और डी आपने आपने काट दिए। मैं ये कहता हूं कि ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता, मैं कहता हूं ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट, हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 देखिएगा। हाँ, प्यार रहा तो रेगुलर रेगुलर क्लास रहेगी, और शाम के 8 बजे आप सभी से क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया से। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि गलनांक घट जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होता है, और गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ेगा तो दाब अधिक होगा यार, और गलनांक क्या हो जाएगा, गलनांक बढ़ेगा नहीं दोस्तों, गलनांक घट जाएगा। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। देखिए गणगौर का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और गुजरात के क्षेत्र में। फिलहाल गणगौर का त्योहार राजस्थान मध्य प्रदेश में ज्यादातर मनाया जाता है, और गणगौर जो मनाया जाता है ये चैत्र शुक्ल 30 को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। यानी जब भी चैत्र आता है उसके शुरुआती दिनों में। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है जिसका नाम होता है बायोगैस। बायोगैस मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है। बायोगैस की जब भी हम बात करते हैं तो बायोगैस ये CH4 की बात करता है, यानी CH4 जो होता है ये मेथेन होता है। मेथेन की जब भी बात होती है तो मेथेन दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं में पाई जाती है, धान के खेत में पाई जाती है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेथेन की तो धान के खेत में, ठीक है ना, जुगाली वाले पशुओं में इस तरीके से मेथेन पाई जाती है, दिमाग रखना है। 41 नंबर, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी, डबल रोटी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोमल हो जाती है, इतना आप पढ़ लीजिएगा, कोई पॉइंट मिस हो रहा है। हिंदी का कोई पॉइंट है इसमें, स्लाइड में इंग्लिश का पॉइंट नहीं आ पाया है, माफी चाहेंगे। मैं आपको बता देता हूं, इसका पूरा सिस्टम बताता हूं। आप डबल रोटी खाते हो ना, आप टोस्ट ब्रेड, जिसको डबल रोटी बहुत नामों से जाना जाता है, यहां तक कि इवन बिस्किट, जब भी आप आटे में ईस्ट मिलाते हैं, आटे में एक तरीके का आटा होता है, पहले अगर आप डबल रोटी बनाते हुए देख लेते ना तो खाते नहीं, आप कभी कभी नहीं खाते, मैं आप वादा करता हूं।
अगर आप ब्रेड बनते हुए आज भी देख लें कहीं 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 जगह पर, तो आप कतई नहीं खाएंगे। ये वादा है मेरा कि किस तरीके से ब्रेड बनाई जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी ईस्ट मिलाया जाता है, इसमें जब भी आपको दिमाग में आए अरे ब्रेड ब्रेड ब्रेड, ब्रेड की बात हो, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ ठीक है, करवा देंगे भैया, करवा देंगे। सही बात है, सही बात है। ब्रेड को बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है। अब तो थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा अब मशीनों ने काम ले लिया है, तो मशीनों ने काम लेने में क्या हुआ है कि उसमें आदमियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो आटा जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। अब मैं आपको इतना ही हिंट दूंगा, उसका आटा जो है ना वो बहुत गलत तरीके से बनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना या तकनीक का विकास करना। फिलहाल अगर हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 42 पर, तो 42 का मतलब है कि पर्यावरण में कुशलता विकास करना, विकसित करने का मतलब है, सबसे बढ़िया आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, कुछ हम मैथ के पॉइंट देख लेते हैं। मैथ का पॉइंट देखिए क्या है। मैथ में 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। तैयार हैं आप क्या? तैयार है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैडागोजी के कॉन्सेप्ट है मैथ के। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आपको गलत होगा, यहाँ पर कठिन लगेगा, लेकिन आप ये कर लोगे, एग्जाम में कर लोगे। यहाँ गलती करो कोई दिक्कत नहीं। कक्षा 2 का एक विद्यार्थी है, 162 को 162 पढ़ता है ठीक है, लिखता 1062, लिखता 1062। अब ये किसका क्वेश्चन है कि मैथ तो हमें आती नहीं, हवा में ऐसा झापड़ मारेंगे कि उड़ जाओगे। मैथ का मतलब मैथ पेडागोजी होती है, मैथ का मतलब सीटेट में मैथ डिजिट वाली नहीं होती। ज्यादातर 15 क्वेश्चन डिजिट वाले आते हैं कि एकदम से आप उसमें भी 5 से 7 कर सकते हो, अगर आपको कतई नहीं आती फिर भी। अरे ये तो पेडागोजी ऐसी होती है मैथ की, हमें कतई दिमाग नहीं लगाना है कि अरे मैथ तो हुआ है, और मैथ अगर हुआ है तो फिर आप बने रहो। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 162 को 162 पढ़ता है, और 162 को लिखता क्या है 1062, मतलब पढ़ता तो सही है, लेकिन वो 162 जब लिखता है तो इस तरीके से लिखता है। तो अब बताओ क्या होगा, अब बताओ भैया होगा क्या? 43 नंबर का आंसर। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित और लघु रूप से क्या है, भ्रमित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ना बी होगा ना सी होगा। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान की जहां पर परिकल्पना आती है वहां पर हम सही से आपको बताएंगे कि स्थानीय मान कैसे, कौन सी संख्याओं में जब बच्चा गलत करता है तो कहां पर आपको स्थानीय मान वाला पॉइंट लिखना है। भाई बोल तो सही रहा है ना, तो स्थानीय मान नहीं आएगा, बोल सही रहा है लिख गलत रहा है, तो इसलिए लघु और विस्तारित रूप का प्रयोग करने में भ्रमित है कि भाई कैसे होगा, ये ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका क्या है? आप बताइएगा। अगर कोई बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, मान लो आपको गणित नहीं आती, आप कहोगे सर हम रुचि नहीं ले रहे, तो हम कैसे आपको पढ़ाएं? बताइए, आप बताइए हम कैसे आपको पढ़ाएं? तो अगर देखा जाए कि क्या कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, खेल विधि से शिक्षण करवाना। अगर इतना ही होता, गणित की पुस्तकें खरीद लो और अगर बच्चों को गणित आ जाए तो फिर क्या मतलब ही क्या बनता है? 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, खेल विधि से अगर शिक्षण आप करवा रहे हो तो इससे इससे बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भैया वीडियो वीडियो लाइक वाइक कर लो, और अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लोगों से मत कहो सब्सक्राइब करने के लिए, बस लोगों से इतना कहो कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपको कतई बिना एक चार्जेस, बिना एक पैसा लिए, ना कोई कोर्स ना कोई ऐप, बिना एक पैसा लिए जितना पढ़ा दे उतना पढ़ा दो, पढ़ लो।
उनको बताओ, अपने मित्रों को बताओ कि गुरुजी वर्ल्ड एक चैनल होता है, वहां पे जाओ, पढ़ो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कतई मत करो। एग्जाम के पहले बस क्लास ले लो, जितना पढ़ा दे उतना। हमारी क्लास की एक खासियत है कि हमारी क्लास छोटी होती, लंबी नहीं होती। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह अगर कथन देखा जाए, इस वीडियो में हमने 2 ही कथन लिए हैं, और ये कथन दोस्तों क्या है कि गुड्स हो जाएगा। भाई मूल्यांकन क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है? जब भी हम कोई चीज सीखते हैं वर्ष भर, और महीने में अगर कोई चीज हमने सीखी तो हमने कह दिया कि भाई एक माह का सप्ताह, एक सप्ताह का टेस्ट ले लें तो 7 दिन में हमने ले लिया। एक हमने महीने बाद अगर हमने टेस्ट लिया है तो हमने कहा महीने में जो सीखा। हमने वर्ष के अंत में लिया, जो हमने पूरे साल सीखा है, तो उसका मूल्यांकन कर लिया हमने, भाई सीखा क्या है। गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है, बताइए जिसका आशय क्या है? 47 नंबर। 47 नंबर देखिएगा, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है। ये बिल्कुल सही बात है, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन से क्या होता है, अध्यापक। देखिए मूल्यांकन एक प्रक्रिया है कि मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक, हमने जो पढ़ाया है, शैक्षिक उपलब्धि का मतलब है कि हमने जो पढ़ाया है सप्ताह में, महीने में, वर्ष में, इसका पता तो लगे कि बच्चे ने सीखा क्या है। जहां पर गलती हो रही है उसको हम सही करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू। निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनना है, अभी तक तो सही कथन चुनते आए होंगे 1-2 क्वेश्चन में, लेकिन आज अब हम करा रहे हैं गलत कथन। 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। इसको अभी हम जो है डिजिट वाले क्वेश्चन में कराएंगे, तो हम बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। क्या बेटा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, समझ में आया? इस चीज को मैं बताऊंगा। जब हम अपरिमेय, पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जब परिमेय संख्या की बात करते हैं तो जैसे रूट हो जाता है, रूट 5 हो जाता है, रूट 7 हो जाता है, रूट 29 हो जाता है। जो रूट में आता है वो हम कहते हैं कि भैया अपरिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन अगर हम परिमेय संख्या की बात कर ले तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो बेटा परिमेय संख्या वो होती है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, एम वाई एन के फॉर्म में लिखी जाती है, एक्स वाई वाई के रूप में लिखी जाती है। जैसे परिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2, 1/3, है ना, -3/2 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। 4/7 हो सकती है। जितना भी बटे में आपके फॉर्म में आता है वो हमारी परिमेय होती है। समझ में आया? तो हमने परिमेय अपरिमेय बता दिया है, और इस क्वेश्चन को हम कराएंगे क्या। वैसे अगर इस क्वेश्चन को जो बच्चे करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम बता देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा बी वाले, चलो भाई बी वाले जो है सही हो जाएंगे। चलो 49 नंबर, ठीक है, बात कुछ कर ले रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ का स्ट्रांग भी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्यों में से इसका कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? सभी को गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आपके माता पिता सब बढ़िया है? क्या बात है? अरे मैं देख लूंगा, मुझे आइडिया नहीं है जोधपुर क्लासेस के बारे में। चलो मैं देख लूंगा, टेंशन मत। फिलहाल 49 की बात करें तो निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना, तो मतलब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिएगा। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। परियोजना का सिद्धांत आपको बताना है कि शिक्षार्थी द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। भाई जहां पर बच्चा स्वयं करके सीखेगा वहां से बेस्ट कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। लास्ट के 2-3 प्रश्न और बचे हैं, 54 तक चलेंगे, ठीक है।
54 तक चलेंगे। क्वेश्चन है सीखने से क्या तात्पर्य होता है। तो सीखने की बात अगर की जाए तो सीखना क्या होता है, सीखना को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। और सीखना जब भी बात होती है तो कहते हैं ना व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा था, ये कहा था गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। सीखना एक स्थायी परिवर्तन होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला 52 नंबर देखिएगा कि शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें हम कह सकते हैं कि भाई सामाजिक 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 तो सामाजिकरण, सामाजिकरण का मतलब क्या होता है कि समाज के नियम और मापदंडों को सीखना और उनका अच्छी तरीके से अनुप्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए। विज्ञान अध्यापक का मतलब है कि एक साइंस का टीचर, और एक साइंस का टीचर आपको क्या बताता है, बताइए कौन सा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, क्या मैं ये कहता हूं 53 नंबर और 54 नंबर का आंसर हम देखते हैं कि सामग्री वास्तविक वस्तु रूप से मिलती जुलती हो। विज्ञान में क्या होता है, फिगर्स होते हैं। विज्ञान में क्या होता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे भौतिक विज्ञान ही ले लेता हूं, तो उसमें चीजों में क्या है, हम कह सकते हैं कि भाई जो भी इस तरीके से सामग्री की बात करें तो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, हम कह सकते हैं आंसर बी हो जाएगा। जीवों को संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए हम किस में रखते हैं, देखिएगा जीवों को जब भी हम परिरक्षित करते हैं तो फार्मलिन में रखते हैं। फार्मलिन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अगर हम मरे हुए जीवों को रख दें तो वो बहुत दिनों तक, कई सालों तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत धांसू बच्चे हो आप सब, क्या बात है। तो ये वीडियो आप तक पहुंची है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए गुरुजी वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा, गुरुजी वर्ल्ड आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो कैसा रहा ये सेशन। वीडियो को लाइक नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि हाँ एक गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को वॉच करें। संस्कृत की भी होगी, सब कुछ होगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और भागना नहीं है, क्योंकि भाग लेते हो तो इससे बड़ा कष्ट होता है। किसी भी एक टीचर से पूछ पढ़िएगा, उस जी जान से पढ़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।